हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। लास्ट वीक के जो हमारा लकी ड्रॉ है उसके विनर है नसीम आलम। उनको बुक्स भेजी जाएंगी। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई हैं, वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जुडिशल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं कि उनके लिए अलग से सीरीज शुरू की जाए। हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाला है। आप अपना प्रेफरेंस के कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में आप लेक्चर्स चाहते हैं, वो भर दीजिए। बहुत जल्द हम फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली सीरीज जो है शुरू करेंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो नई एक पेटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज करने के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन कार सेवक्स कर रहे थे तो वहां एक नारा भी लगा रहे थे, ये तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। बहुत लोग ये सोचते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है उसके बाद अब ये टेम्पल मॉस्क का जो इशू है ये खत्म हो गया। लेकिन ये अजीब बात है कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं और हमारे यहाँ रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, कितने बेड्स हैं कोविड-19 से डील करने के लिए, कितने पीपीई हैं, मास्क हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए रिलीजन जो है वो सबसे ज्यादा आज भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे से मैंने अपनी बाबरी मस्जिद की सीरीज के पहले ही वीडियो में कहा था, सुषमा स्वराज जी ने भोपाल में खुद बोला था कि ये जो अयोध्या का राम जन्मभूमि मूवमेंट था ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, ये एक राजनीति से प्रेरित मूवमेंट था और उस राजनीति का कुछ दलों को बहुत फायदा हुआ। तो जब एक टेस्टेड हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक स्ट्रेटजी है जिससे हम इलेक्शन जीत सकते हैं, तो क्यों ना हमारे राजनेता धर्म और राजनीति को अपने इलेक्शन में मिला के चलते रहें। अब इंपॉर्टेंट इलेक्शन वेस्ट बंगाल के, यूपी के, फिर 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये झगड़े जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं और इनका राजनीतिकरण होता रहेगा। अब ये जो ट्रस्ट है पुजारी महासंघ, ये 2013 में रजिस्टर हुआ है। इसमें 4-5 लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं बाबरी मस्जिद के जजमेंट में, वो ऑब्जर्वेशंस गलत हैं। देखिए क्या अजीब चीज है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया और मैंने हिंदू में आर्टिकल लिखा और 7-8 चीजें उसमें बताई जो मुसलमानों के फेवर में डिसाइड हुई, तो बहुत से मुस्लिम्स ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आप इस जजमेंट की तारीफ कर रहे हैं। आज आप देखिए वही सिचुएशन है कि हम ऑब्जेक्टिवली चीजों को नहीं देखते हैं। हमारे माइंड में एक चीज पहले से मौजूद है और हम ये चाहते हैं हर आदमी जो आपके माइंड में चीज है उसको बोल दे। लॉ में ऐसा नहीं होता है। देखिए आज ये सिचुएशन है कि ये पेटिशन बाबरी मस्जिद के जजमेंट को चैलेंज कर रही है और जमीयतुल उलमाए हिंद जो पेटिशन फाइल की है वो कह रही है नहीं ये जजमेंट बहुत अच्छा हुआ। इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि लॉ में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, उसमें एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया होता है और वो ग्रे एरिया जो भक्त टाइप के ट्रॉल्स हैं वो भी नहीं समझते और जो मुस्लिम फेनेटिक्स हैं वो भी नहीं समझते। और इन फेनेटिक्स में कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, लॉयर्स भी शामिल हैं। देखिए मैं किसी जजमेंट को जब आपके सामने प्रेजेंट करता हूं तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं कि ये इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये इसकी निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। बाबरी मस्जिद केस का जजमेंट मेरे हिसाब से उसकी जो फाइनल ऑर्डर था, मैंने बार बार कहा, वो सही था, लेकिन बेहतर होता अगर कोर्ट जो है वो मुस्लिम ओनरशिप मानती और फिर 142 की पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस में मुसलमानों से ये कहती कि ये लैंड अब आप एक टेंपल के लिए दे दीजिए या खुद दे देती।
कोर्ट का वो जजमेंट इस पॉइंट पे कि मुसलमान जो हैं वो उसकी यूज साबित नहीं कर पाए बाबर के जमाने से, 1855 के पहले वो मॉस्क की तरह यूज होती थी, वो सही चीज नहीं थी। जो कोर्ट ने दो अलग पैमाने बनाए कि एक पार्टी के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सिर्फ इतना है कि उसकी बिलीफ है, और दूसरी पार्टी से आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहते हैं, अनइंटरप्टेड यूज ऑफ दैट मॉस्क एज अ मॉस्क, ये बात टेक्निकली और लीगली साउंड नहीं है। मैंने ये भी बात लिखी थी। अब यहां बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बचाते हुए यह बात कही कि भाई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो इंडिया के सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। वो ये कहता है कि नॉन रेट्रोग्रेशन नहीं होगा, यानी जो पास्ट में चीजें हो चुकी हैं उनको करेक्ट करने के लिए लॉ का इस्तेमाल नहीं होगा। ये पेटिशन जो अब फाइल हुई है, ये पेटिशन ये कह रही है कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे उस केस में बहस नहीं हुई और वो मुद्दा नहीं था, इसलिए ये जो आपने ऑब्जर्वेशंस की हैं इससे हिंदुओं का जो राइट है अंडर आर्टिकल 25, 26 अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को मैनेज करने का, वो इफेक्ट होता है। राइट टू इक्वालिटी उनका इफेक्ट होता है। जुडिशियल रिव्यू इसमें एक्सक्लूड हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि ये नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिसने ये लॉ बनाया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। बाबरी मस्जिद का मूवमेंट अभी पीक पे चल रहा है, बाबरी मस्जिद जो है उसको अभी ढाया नहीं गया है, और ये लॉ जो है इसको बनाते वक्त ये कहा गया कि इंडिया की ट्रेडिशन टॉलरेंस है। 15 अगस्त 1947 हमारे देश के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए अब हम ये तय करने जा रहे हैं कि जो भी किसी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था वही स्टेटस रखा जाएगा, और कोई मुकदमा अब फाइल नहीं किया जाएगा जो उस स्टेटस को बदल सकता है। यानी पार्लियामेंट जो है वो रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस फ्रीज कर रही है। 15 अगस्त 1947 को सेकुलरिज्म की बात हुई, टॉलरेंस की बात हुई। ये अजीब बात है कि दोनों जमीयतुल उलमा हिंद और ये जो पेटिशन है पुजारी महासंघ की, श्याम सुंदर शुक्ला और जितेंद्र और प्रकाश, ये सारे सेकुलरिज्म का नाम ले रहे। एक ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म का मतलब इक्वालिटी ऑफ रिलीजन है, और देखिए वक्फ में लिमिटेशन नहीं है, और हमारे यहां आपने कह दिया कि 15 अगस्त की डेट फ्रीज की जाएगी। बात वैसे टेक्निकली ये गलत है, इसलिए क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो प्रिवेल करेगा ऑन ऑल अदर लॉज। ये एक जनरल प्रिंसिपल भी है कि अगर एक जनरल लॉ है और एक स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ जनरल लॉ पर प्रिवेल करता है। जो जमीयतुल उलमा हिंद कह रही है वो ये कह रही है कि देखिए अगर ये इस तरीके के केसेस शुरू हो गए तो इससे सेकुलरिज्म जो है वो कंप्रोमाइज होगा, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बहुत अच्छा लॉ है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों पार्टी सेकुलरिज्म को यूज कर रही हैं। दोनों पार्टीज का कितना सेकुलरिज्म में यकीन है वाकई में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के टीचर की हैसियत से मुझे वो बात नहीं मालूम, क्योंकि ना मैं इस पार्टी में हूं ना मैं उस पार्टी में हूं। लेकिन ये अजीब बात है कि जो लोग सेकुलरिज्म को के खिलाफ हैं वही ये कह रहे हैं कि साहब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया जाए सेकुलरिज्म की वजह से। 16 सवाल उन्होंने इसमें बनाए हैं पेटिशनर्स ने, और उनकी मेन ग्राउंड्स ये हैं कि साहब ये जो देश में इन्वेजन हुआ 1192 में, तो वो कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान जो किंग ऑफ द कंट्री थे। ये बात गलत है। पृथ्वीराज चौहान पूरे देश के राजा नहीं थे, और बहुत से राजा थे। ये पूरा देश एक तरीके से जो मैक्सिमम आएगा अंडर कंट्रोल वो आएगा औरंगजेब के जमाने में। अब ये कहते हैं कि साहब कट ऑफ डेट जो है वो 1192 होनी चाहिए, और सिटीजन को ये राइट है कि पास्ट ग्लोरी रिवाइव की जाए। और बड़े मजे की बात,
ये भी ये पेटिशन कहती है कि पार्लियामेंट को हिंदू लॉ को अमेंड करने का कोई राइट नहीं है, और वेदास और पुराण और उपनिषद के हिसाब से जो डीटी है उसका राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा सरवाइव करता है, वो इमॉर्टल है। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन आप देखिए कि पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ में जो चेंज हुए हैं, यानी हिंदू कोड बिल, उसको भी एक तरीके से चैलेंज किया जा रहा है। 1192 वाली फिगर भी गलत है। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब्जा कर लिया था, वो क्यों नहीं डेट ली जा रही? और उससे पहले भारत में बहुत इन्वेडर्स आए, उसे आर्यन कॉन्क्वेस्ट के जमाने तक क्यों नहीं ले जाया जा रहा? जो इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो तो आर्यंस नहीं थे। ये एक इतिहास में एक चीज रही है कि लोग आते रहे, सेटल होते रहे, लेकिन ये कि हम 1192 की फिगर पिक कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकली भी गलत है और लीगली भी गलत है, क्योंकि हमारे लॉ के हिसाब से जो लीगल डेट है कंट्री की इंडिपेंडेंस की, वो 15 अगस्त 1947 है। अब इसमें यह बात कहा गया कि साहब ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, जस्टिस का वायलेशन है। जहां पे भी राइट है, इबी जस उबी रिमीडियम, वहां रेमेडी होनी चाहिए। जो बहुत से टेम्पल्स मॉस्क बना दिए गए वो वापस दिए जाने चाहिए। आइडल जो है वो एक सुप्रीम बीइंग है। इस तरीके के सारे आर्गुमेंट्स लिए गए हैं। मैं आपसे इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये बात इस हद तक इस पेटिशन की सही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप इशू नहीं था बाबरी मस्जिद के केस में, और इसीलिए मुझे ये लगता है कि शायद इस केस में पेटिशन पे कोर्ट नोटिस इशू कर दे। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें यह भी समझना चाहिए कि बाबरी मस्जिद केस में यह इशू कि मुसलमानों को मॉस्क का इस्तेमाल 1855 से पहले प्रूव करना है, यह इशू कभी फ्रेम नहीं हुआ, और यह एक सेंट्रल बुनियाद बनी इस जजमेंट की। तो अक्सर जजेस जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस देते हैं। यहां पे क्योंकि ये केस एक टेंपल के मॉस्क कन्वर्ट होने के बारे में था, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये ऑब्जर्वेशन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में है, यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एग्जामिन नहीं हुई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। और इन ऑब्जर्वेशंस में सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ सेकुलर स्टेट. It reflects the commitment of India to the equality of all religions. Above all, the Places of Worship Act is an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faiths as an essential constitutional value, a norm which has status of being the basic feature of the Constitution. There is purpose underlying the enactment of Places of Worship Act. यहां कोर्ट ने यह भी बात कही कि पास्ट रॉन्ग्स को करेक्ट नहीं किया जाएगा, जो पुरानी हिस्ट्री है उसको, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को रेमेडी नहीं किया जाएगा। और यह भी बात कोर्ट ने साफ तौर से कही कि नॉन रेट्रोगेशन इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ विच सेकुलरिज्म इज द कोर कंपोनेंट. The Places of Worship Act is thus a legislative intervention which preserves non-retrogression as an essential feature of our secular value. ये Places of Worship Act के पर्पस को उन्होंने डिस्कस किया। ये पैरा 997 में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, दिस कोर्ट कैन नॉट entertain claims that stem from the actions of Mughal rulers against Hindu places of worship in a court of law today. For any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not an answer. कोर्ट ने यह बात भी मानी कि हमारी हिस्ट्री में ये
होता रहा है। टेम्पल इस तरीके से डिस्ट्रॉय होते रहे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप डिस्ट्रॉय होते रहे, एंशिएंट इंडिया में भी ये बात होती रही। आवर हिस्ट्री इज रिप्लीट विद एक्शंस that have been judged to be morally incorrect and even today are liable to trigger vociferous ideological debate. मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है कि मुगल रूलर्स ने जो कुछ किया उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा, ये क्लियरली जो ऑब्जर्वेशन है ये इस केस में आ रही है, क्योंकि ये केस जो है मुगल रूलर्स ने क्या किया उसको अनडू करने के लिए, रीओपन करने के लिए कोशिश कर रहा है। अब जरा सा दो चार बातें समझ लेने के लिए मैं यहां हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूं, कोई और वीडियो अगर इसमें ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ेगी तो बताएंगे। टेंपल और स्टेट की क्लोज रिलेशनशिप एंशिएंट इंडिया में रही है। किंग और टेंपल की इस रिलेशनशिप की वजह से एंशिएंट इंडिया में भी एक दूसरे किंग के टेंपल्स डिस्ट्रॉय होते रहे हैं। औरंगजेब के बारे में भी, जिसकी यहां उसके दौर में नोबिलिटी में हाईएस्ट राजपूत रिप्रेजेंटेशन था, बड़ी बड़ी पोस्टों पे राजपूत थे, उसकी पूरी रिजीम भी देखी जाएगी 50 साल की तो आपको उसमें फेजेस नजर आएंगे। 22 साल बाद उसने जजिया लगाया। जो भी ये टेंपल डिस्ट्रक्शन का मामला मथुरा का है या काशी का है, काशी वाला टेंपल मान सिंह ने बनाया था। उनका पोता जय सिंह बहुत क्लोज कमांडर था औरंगजेब का, कई लड़ाइयां लड़ी हैं उसने औरंगजेब की तरफ से। उसके ऊपर यह इल्जाम था कि उसने शिवाजी का जो भागे जेल से, आगरा से, उसमें कोई रोल अदा किया, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए यह वाला डिस्ट्रक्शन हुआ। मथुरा में जाट्स ने रिवोल्ट किया था, उनके ऊपर भी ये इल्जाम था कि ये लोग भी इन्वॉल्व थे आगरा से शिवाजी के एस्केप में। औरंगजेब की रेंज जैसे मैंने आपको बताया उसके फेजेस हैं। 1691 में 8 विलेजेस और एक सब्सटेंशियल बड़ा टैक्स फ्री लैंड जो है वो बालाजी टेम्पल को दिया। 1698 में रंगभट्ट को खानदेश में लैंड दिया ब्राह्मण्स के लिए। माउंट आबू में जैन्स के लिए दिया गया। 1659 में एक फरमान बनारस में इशू किया गया कि टेंपल्स को डिस्ट्रॉय ना किया जाए और टेंपल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत से टेंपल मथुरा में, इलाहाबाद में, वृंदावन में उनको ग्रांट्स दी गई। बैरागी महाराज को प्रोटेक्शन दिया गया। 1687 में रामगढ़ गोसिया जो थे उनके बारे में ये कि साहब ब्राह्मण्स के लिए हाउसेस बनाए। एक पॉलिटिक्स होती है, कभी उनको इन्हें खुश करना है तो टेंपल ग्रांट्स दे दी, कभी फेनेटिक मुस्लिम्स को खुश करना है तो टेंपल्स डिस्ट्रॉय कर दिए। बादशाहों के यही मिजाज होते हैं। तो ये एक स्टेट की पॉलिसी थी जो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या आज हम ये सारे इश्यूज रीओपन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है नॉन रेट्रोगेशन, हमें रीओपन नहीं करने चाहिए। लीगली इस केस में हो सकता है कि कोर्ट पिटीशन रिजेक्ट कर दे, हो सकता है कोर्ट नोटिस इशू कर दे। मेरी हिंच ये है कि शायद नोटिस इशू होगा, ये केस जो है ऐसे ही पेंडिंग रहेगा और पॉलिटिकल पार्टीज जब जब उन्हें सूट करेगा इसका इस्तेमाल करेंगी। मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि बाबरी मस्जिद के मूवमेंट से कुछ सीखें, इस इशू को पॉलिटिसाइज ना होने दें। मथुरा और काशी के मुसलमान लोकल लेवल पे इसमें डिसीजन लें, उनको जो भी डिसीजन लेना है। इन मामलात में कुछ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। 1968 में एग्रीमेंट हो चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ फैसले हो चुके हैं। अब मैं ये समझता हूं कि इस मामले को लॉ कोर्ट में ले जाना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। एक कर्टेन होना चाहिए था बाबरी मस्जिद के केस में, वो नहीं हुआ। जो लोग मुसलमानों में बाबरी मस्जिद के केस में चाहते थे कंप्रोमाइज हो जाए, उनके खिलाफ आर्गुमेंट यही लेते थे पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग कि ये एक मस्जिद का मसला नहीं है, ये कई मस्जिदों का मसला है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करेंगी।
पॉलिटिकल पार्टीज इस तरीके से नहीं आएंगी कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेंगे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड कर देंगे। मैं समझता हूँ लॉ के जो जानना चाहते हैं लॉ को भी समझें कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पार्लियामेंट को कोई नहीं रोक सकता कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट कर दे या रिपील ही कर दे पूरा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बेसिस पे बहुत इस आर्गुमेंट को बना रहे हैं, मेरे हिसाब से ये इतना साउंड प्रोपोजिशन नहीं है। कोई भी लॉ जो है वो अपने आप में इतना परमानेंट नहीं होता जितना हम उसको समझ रहे हैं। अगर इस तरीके से ये नए नए केस होते रहेंगे तो डेफिनेटली जो कंट्री में हार्मनी है, सेकुलरिज्म है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते रहेंगे। देश के लिए बड़ा मुद्दा मस्जिद, मंदिर, गिरजा नहीं है। बड़ा मुद्दा है लोगों का वेलफेयर। इस समय जब हम कोविड-19 से डील कर रहे हैं, देश के सारे नागरिक अच्छी तरह अच्छी हेल्थ में रहें, उनका प्रोटेक्शन हो। देश इस वक्त चाइना से इतनी बड़े मामले में फंसा हुआ है, हमारी सिंपैथीज, हमारी श्रद्धांजलि अपने सैनिकों के साथ है, वो बड़े मुद्दे हैं। मैं समझता हूं एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सेकुलर देश में रिलीजन सेंटर स्टेज पे नहीं होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमें जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।